द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर इंडिया से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज, और आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। व्लॉग्स के जवाब में बहुत से इंडियंस ये कमेंट करते हैं कि हम पाकिस्तान से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, और बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि जी मैं इंडियन को बिला वजह खुश करता रहता हूं। वो आर्ग्यूमेंट कोई नहीं देते कि मेरा कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत था। तो ये बताइएगा कि क्या ये जो अप्रोच है कि पाकिस्तान से कोई हम राबता नहीं रखना चाहते, हमारा कुछ लेना देना नहीं, ये कितना रियलिस्टिक है? क्योंकि आप चाहें ना चाहें लेकिन आप यू कैन नॉट विश अवे पाकिस्तान। अब देखिए इंडिया में कितनी डिबेट्स हो रही हैं। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था, बरखा दत्त ने होस्ट किया 3 रिटायर्ड एम्बेसडर्स को, जिनमें से 2 जो हैं पाकिस्तान में रह चुके हैं, अजय बसारिया और राघवन जी, और एक थे राकेश सूद। और मेरे ख्याल में बड़ी सेंसिबल डिबेट थी वो। तो ये अच्छी डिबेट्स हैं और इस तरह की डिबेट्स मेरे ख्याल होनी चाहिए, और उसमें अगर पाकिस्तानी भी हों शामिल तो ज्यादा अच्छा है, जो रैशनल पाकिस्तानी हैं, थिंकिंग पाकिस्तानी हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस आर्गुमेंट को कि जी इंडिया को कोई राबता नहीं रखना चाहिए, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान से? हाउ रियलिस्टिक इज दैट? देखिए, डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को भी पूरी तरह से लाइक आप किसी डिनाई कर दें। और अगर स्पेशली अगर कोई मुल्क आपका पड़ोसी है और इतना बड़ा पड़ोसी है कि मतलब आज भी पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो आप पूरी तरह से डिसमिस नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान को। कुछ ना कुछ बातचीत बैक चैनल्स के थ्रू चलती रहती है और ये हमेशा ही चलती रहती है। सो ये लाइन गलत है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है पहले। मुझे खुशी हुई कि 2 एम्बेसडर्स जो थे, अजय बसारिया और राघवन, जो पाकिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं, उनका आर्गुमेंट ये था कि हम पाकिस्तानी मिलिट्री से इंगेज करने में शायद थोड़ा सा हिचकिचाते रहे हैं। हम कहते हैं जी कि हम सिविलियन गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे और मिलिट्री से बात नहीं करेंगे। किसी ना किसी लेवल पे मिलिट्री से बात होती भी रही है, जैसे 2021 का जो सीज फायर था वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही करवाया था, सिविलियन गवर्नमेंट का उसमें कुछ रोल नहीं था। अब देखिए ना, जैसे जनरल आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनवाइट किया, और वो एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार ये जो है ना, चाहे ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है बात, लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया को भी इस तरह की अप्रोच लेनी चाहिए जिसमें जो रियलिटीज हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, उनको भले आप अनडिजायरेबल समझते हो, लेकिन अगर आपने पीस करना है, जैसे अजय बसारिया ने कहा कि किसी पार्टी में ना, किसी पाकिस्तानी जर्नैल ने यह कहा कि मोदी जी को क्या जरूरत थी आने की लाहौर, हमने तो नहीं बुलाया था उनको। मतलब अगर हमने बुलाया होता तो फिर वो ना होता जो पठानकोट में हुआ। तो ये एक एक रियलिटी है, और इसमें मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस पे गौर जरूर करना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को कि जो व्हाइट हाउस में जनरल आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया गया? एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम सिविलियन गवर्नमेंट को ही लेजिटिमेसी दें और उन्हीं से बात करें। बट ये एक रियलिटी है, ये हार्ड रियलिटी है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आर्मी होती है। तो आपको आर्मी से किसी ना किसी लेवल पर एंगेज करना ही पड़ेगा, जो कि किया जाता है। बट हमारी प्रेफरेंस होती है, सिंस वी आर अ डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान ऑल्सो क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो हम जो है चाहते हैं कि हम सिविलियन गवर्नमेंट से ही ज़्यादा इंटरेक्ट करें बनिस्बत की आर्मी से। जी, वैसे तो अब देखिए ना कि अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, जी लेकिन उन्होंने इस रियलिटी को रियलाइज किया है कि आर्मी चीफ को इग्नोर करके हम पाकिस्तान के साथ कोई मामला नहीं कर सकते। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा मजबूत हो, और मिलिट्री जो है वो सिविलियन अथॉरिटी को सुप्रीम माने। लेकिन जी एट द मोमेंट, if you want to have peace, if you want to have stability in the region, you cannot ignore the Pakistan military. That is यस the reality. यस, पाकिस्तानी मिलिट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड और उनको लेना ही पड़ेगा आपको कॉन्फिडेंस में किसी न किसी लेवल पर। अच्छा,
पहलगाम के हवाले से आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में जो नैरेटिव बना स्टेट का भी, मीडिया का भी, सबका, वो ये था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? ये हमेशा पाकिस्तान का यही आर्गुमेंट रहता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कुछ भी होता है इंडिया में तो उसको पहले यही कहा जाता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और बाद में उसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे 26/11 को भी यही कहा गया, और बाद में खुद जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कबूल किया कि हाँ, अजमल का साहब वो पाकिस्तान का ही रहने वाला था, और जितने भी आतंकवादी थे वो सब पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह के डिसमिस करना, ये पाकिस्तान की हमेशा से ही आदत रही है, बट दैट इज़ नॉट द केस। और ऑलमोस्ट सारे के सारे इंसिडेंट्स दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान की आदत रही है कि वो इंडिया में कोई भी ऐसा टेररिस्ट इंसिडेंट होता है तो उसको वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह देते हैं, और हमारे पास काफ़ी सारे सबूत हैं कि ये जो ऑपरेशंस थे ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, ये सब पाकिस्तान की तरफ से हुई। और पाकिस्तान में कहा जाता है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जो अटैक हुआ तो उसके पीछे जो है इंडिया शामिल है, कहते हैं पाकिस्तानी लोग ऐसे, बट इसमें कोई भी सबूत आपकी तरफ से कभी भी नहीं दिया गया है। और लाइक कुछ साल पहले डॉसिए दिए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जो डॉसिए दिए गए थे दे वर फुल ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दे वर फुल ऑफ फैक्चुअल मिस्टेक्स। उसमें रॉ चीफ को बताया गया था कि अजीत चतुर्वेदी नाम का कोई रॉ चीफ, जबकि अजीत चतुर्वेदी नाम का कोई भी रॉ चीफ कभी नहीं रहा है। उसमें देहरादून को हरियाणा में बताया गया था, और इवन लाइक कंट्री की स्पेलिंग तक गलत थी, वो काउंटी थी कंट्री की स्पेलिंग। और एक और डॉसिए दिया गया था, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे जिसमें क्लेम किया गया था कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी होती है उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। बट अगर आप कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे तो आप वो कोऑर्डिनेट्स को चेक करें मैप पर जाके, तो वो जो है लाइक एक तालाब निकलता है राजस्थान में। तो ये जो है आपका रिसर्च का और डॉसिएस का लेवल होता है। तो ये बहुत ही पुअरली प्रिपेयर्ड डॉसिए थे जितने भी आज तक पाकिस्तान ने दिए हैं, एंड दे आर लाफेबल। सो पाकिस्तान नीड्स टू चेंज इट्स थिंकिंग, और हर चीज़ को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह के डिसमिस कर देना विदाउट एनी एविडेंस, तो ये काफ़ी गलत बात है। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी मुझसे नाराज होते हैं जब मैं इस तरह से बात करता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि पहलगाम टेरर अटैक को किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कहा। जी किसी एक मुल्क ने भी उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कहा। और ये क्वेश्चन मैंने डाला था अपनी फेसबुक पे भी, और उस पे भी किसी ने इस तरह का जवाब नहीं दिया कि कोई मुल्क भी ऐसा है जो इस बात को बाय करता हो कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जी इवन पैलेस्टाइन डज नॉट एक्सेप्ट इट। जी पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खत लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी सपोर्ट का इजहार किया और टेररिज्म को उन्होंने कंडेम किया। इवन चाइना ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट करार दिया। जी उनका जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स जैसे, उन्होंने भी इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कहा। जी तो अब पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, इवन नजम सेठी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे आप कुछ ऑब्जेक्टिविटी की तवक्को रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन उन्होंने भी एविडेंस कोई नहीं दी कि किस तरह से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एक तरफ वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एविडेंस नहीं दी, लेकिन खुद भी जो है वो कोई एविडेंस नहीं दे रहे। जी सो आई मीन दिस इज वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। और एक बंदे को मेरा ख्याल है कि फेयर माइंडेड होके इन आर्ग्यूमेंट्स का जायजा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल पार्टीजन पोजीशन लें कि जी आप पाकिस्तानी हैं तो आप इसी मौकफ को सपोर्ट करेंगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगर आपको उसमें कमजोरी नजर आए फिर भी आप उसकी बात नहीं करेंगे। जी तो वो जो अप्रोच है ना पेट्रियटिज्म की, ब्लाइंड पेट्रियटिज्म की, कि माई कंट्री राइट और रॉन्ग, वो आप इख्तियार करें। हालांकि वो जो है मेरे ख्याल में बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है। ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हैज अ क्रेडिबिलिटी इशू, कि पाकिस्तान का नैरेटिव है नोबडी बायज देयर नैरेटिव, इवन पाकिस्तानीज दे डोंट बाय देयर नैरेटिव। और लाइक क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान ने जो भी डॉसिए पेश किए पास्ट में वो सब फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। इनका जो भी नैरेटिव है वो रॉन्ग है, वो भले ही वो कश्मीर को लेके हो, 65 की वॉर को लेके हो, 71 वॉर को लेके हो, 71 में जो जेनोसाइड हुआ उसको लेके हो,
इमरान खान तक ने कहा था एक बार कि मैं नहीं मानता था कि बांग्लादेश में कोई भी एट्रोसिटी हुई है, कोई भी जेनोसाइड हुआ है। बट फिर मैंने इंग्लैंड में मैं कुछ बांग्लादेशी से मिला और जब मैंने उनके थ्रू सुना तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सच में जो है ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में हमने काफ़ी एट्रोसिटीज़ की। तो 71 का जेनोसाइड हो या फिर कारगिल का वॉर हो या मतलब इंडिया के साथ रिलेशंस हो, इंडिया में जो भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए वो हो, तो पाकिस्तान का नैरेटिव इन सभी चीज़ों को लेकर हमेशा से ही गलत रहा है और ये जी। चीज़ शुरुआत से ही पाकिस्तान के नैरेटिव में ये खामी रही है, इसीलिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है एंड नोबडी बिलीव्स व्हाट पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेज। एक चैटम हाउस में स्कॉलर हैं फरजाना शेख, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान एक सीवियर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से जूझता है। आपने ऋषि जो बात की ना इमरान खान की कि 71 में उनको दिक्कत हुई ये बिलीव करने में कि वहां पे पाकिस्तानी फौज जो है अट्रॉसिटीज कर रही है, आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज को डिस्प्यूट करते हैं। मेरी फेसबुक पेज पे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवाज रजा, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान एंड प्रोबेबली इन साउथ एशिया। उन्होंने भी डिस्प्यूट किया इसको। तो मैंने फिर यही जवाब दिया, मैंने कहा जी हैरत है कि आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट भी अब तक क्लियर नहीं है कि हुआ क्या था 71 में, और कितने साल हो गए हैं आज उसको, 54 ईयर्स। यस 54 ईयर्स के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं है, तो एक आम आदमी जो है, एक आम दुकानदार जो है, एक ट्रेडर है, कोई मजदूर है, उसका क्या हाल होगा। और दूसरा जो है, इमरान खान ने जो बात की उसी तरह की बात बेनजीर भुट्टो ने भी लिखी है अपनी बायोग्राफी में कि मैं जब हार्वर्ड गई तो 71 था, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस चल रहा था, तो वहां पे मीडिया काफी होस्टाइल था पाकिस्तान के खिलाफ। गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही थी याहिया खान की हुकूमत को, लेकिन मीडिया और एकेडमिया खिलाफ थे पाकिस्तान के। तो वहां पे एक बहुत मशहूर प्रोफेसर था, उसने जनाब पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज किया, तो मैं बड़ी जज्बाती हो गई और मैं उठ खड़ी हुई और मेरी सियासी तकरीर, पहली सियासी तकरीर थी वो, और मैंने कहा प्रोफेसर यू आर रॉन्ग। तो कहती आज मुझे अफसोस है, मैं मानती हूं कि मैं गलत थी और वो प्रोफेसर सही कह रहा था। तो हमारे लीडर्स जो हैं बहुत अरसे के बाद जाके इन हकायक को मानते हैं। और ये मैंने भी पढ़ा है, डॉक्टर फरजाना शेख जो हैं चैटम हाउस में, शी इज एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, उन्होंने भी ये लिखा है कि पाकिस्तान का एक सीरियस प्रॉब्लम है, इंड्योरिंग, आई थिंक शी यूज द टर्म इंड्योरिंग क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम। अच्छा, आपने देखा होगा कि याल्दा हकीम ने कुछ इंटरव्यूज किए पाकिस्तानियों के, जिसमें शहरी रहमान, सेनेटर शहरी रहमान जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही, अमेरिका में एम्बेसडर भी रही, यस उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इज अ चेंज्ड कंट्री। आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? जी, अभी मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखता है कि पाकिस्तान इज़ अ चेंज्ड कंट्री। जो पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव नहीं बदला है, जो उनका इस्लामिस्ट नैरेटिव चला आ रहा है वही और स्ट्रेंथन हो रहा है, इस्लामिज़्म और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ये लाइक जो टेररिस्ट कैंप्स हैं इनको डिसमेंटल नहीं किया गया है, तो आई डोंट सी एनी चेंज इन पाकिस्तान्स एटीट्यूड और इन पाकिस्तान्स पॉलिसी। Islamism and jihadism, these things are actually becoming stronger in Pakistan. और आपने 1971 एट्रोसिटीज़ की बात की, जेनोसाइड की बात की, तो जैद हामिद जैसे लोग तो आज भी नहीं मानते हैं इसको और ये इसे झूठ और प्रोपागेंडा कहते हैं कि लाइक ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, जबकि खुद लाइक अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने कहा है कि इट इज़ द मोस्ट कैलकुलेटेड थिंग आफ्टर द होलोकॉस्ट। तो इस तरह के लाइक होलोकॉस्ट के बाद उसको सबसे बड़ा जेनोसाइड कहा गया है और मोस्ट कैलकुलेटेड जेनोसाइड कहा गया है इवन अमेरिकन के द्वारा। तो इससे आपको पता चलता है क्या स्केल था, बट उसको आज भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी डिनाई करते हैं। जैसे मैंने तस्करा किया कि नवाज रजा साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने भी इस चीज को डिस्प्यूट किया कि जी वहां पे कोई अट्रॉसिटीज हुई ईस्ट पाकिस्तान में। जी तो उनको मैंने डॉक्टर ए क्यू खान का रेफरेंस दिया। ए क्यू खान को आपको पता है कि ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी पेट्रियट हु एवर वॉक द अर्थ। तो उन्होंने 2009 में न्यूज और जंग में एक आर्टिकल लिखा था, दिसंबर, आई थिंक इट वाज 23rd of December 2009, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वी मैसेकर्ड आवर ब्रदरन इन बंगाल, ईस्ट बंगाल। तो मतलब इतनी सेलेक्टिव है ना हमारा ये बयानिया
कि हम AQ खान को भी फिर डिसमिस कर देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ही वाज द ग्रेटेस्ट पेट्रियट, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ऐसी बात करते हैं जो हमारे प्री कंसीव नोशंस के खिलाफ है, तो हम उसको भी झूठ करार दे देते हैं। ये उसी तरह से है जैसे हमारे एक इंतहाई रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान। जी उन्होंने कई दफा ये कहा था कि जितनी भी जंगें हुई इंडिया और पाकिस्तान की, उनका स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ। जी तो उसको भी हमारे जो लोग हैं वो डिसमिस कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये असगर खान ने गलत कहा है। भाई असगर खान ने अगर गलत कहा, उन्होंने अगर पाकिस्तान को बदनाम किया एक झूठा इल्जाम लगाकर, तो फिर उनका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। पाकिस्तान ने तो अपनी एयरफोर्स की एकेडमी का नाम उनके नाम पे रखा है। इसका मतलब है कि यू हैव ऑनर्ड हिम। तो भाई उनकी वो बात जो आपको नापसंद है उस पर भी तो गौर करो ना थोड़ा सा। I don't view डॉक्टर AQ खान very highly because वो न्यूक्लियर स्मगलिंग और वो सब में उनका नाम आया था और इसके प्रूफ हैं क्रेडिबल कि he was involved in smuggling nuclear stuff to other countries like North Korea. So I don't view him very highly. और पाकिस्तान का यही नैरेटिव रहा है कि अगर कोई बड़े से बड़ा पेट्रियट पाकिस्तानी पेट्रियट भी क्रिटिसाइज करे पाकिस्तान को, तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। और ये शुरू से ही पाकिस्तान का रहा है। इवन मोहम्मद अली जिन्ना को क्विस्लिंग आजम कहा गया है। सो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में शुरू से ही रही है। और AQ खान की जहां तक बात है ना, आज भी अगर आप एक सर्वे करें पाकिस्तान में, तो प्रॉबेबली 99% लोग यही कहेंगे कि उन पे जो इल्जामात लगे थे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से, वो सारे गलत थे, सारे झूठा प्रोपेगेंडा था। तो इस तरह की अप्रोच हमारे यहाँ है। अच्छा, आखिर में जो है ऋषि ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होता, तो पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। और ये हमारे फॉर्मर एम्बेसडर जो हैं अब्दुल बासित, उन्होंने एक ट्वीट में भी की थी। यानी एक तरफ तो बयानिया ये है, नैरेटिव ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दूसरी तरफ उन्होंने अपने ट्वीट में 29 ऑफ अप्रैल का ट्वीट था उनका, ये इंप्रेशन दिया कि एज इफ इट वाज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। तो उनका ये कहना है कि जब तक मसला हल नहीं होता, ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं और कश्मीर के मसले का क्या हल है, रियलिस्टिक हल आपके ख्याल में क्या है? जी, कश्मीर के मसले का रियलिस्टिक हल ये पाकिस्तानियों को अपने दिमाग में करना है और ये इंडिया से नफरत और हिंदू से नफरत छोड़नी है। और जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तानी सैनिटी से सोच सकेंगे और फिर वो ये जान जाएंगे कि कश्मीर को किसी तरह भी वो हासिल नहीं कर सकते हैं एंड कश्मीर हमेशा इंडिया का ही इंटेग्रल पार्ट रहेगा। इस फैक्ट से ये फैक्ट चेंज होने वाला नहीं है। अब पाकिस्तानियों को इस बारे में जो सोचना है वो सोच सकते हैं, बट ये रियलिटी चेंज नहीं होगी। पाकिस्तानीज आर नॉट गोना गेट कश्मीर। कश्मीर इंडिया से सेसीड नहीं होगा एंड कश्मीर विल ऑलवेज रिमेन इन इंडिया। सो दैट इज़ अ रियलिटी। और जहाँ तक बात है उसकी, तो ये दिखाता है कि किस तरह का माइंडसेट, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है पाकिस्तान में और कॉन्ट्राडिक्टरी माइंडसेट है जो कि अब्दुल बासित जैसे लोग शो करते हैं। 65 तक, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंडिया में काफ़ी सारे लोग तैयार थे कश्मीर पर कोई जॉइंट कंट्रोल मैकेनिज्म हो जाए इंडिया और पाकिस्तान का। बट जब 65 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, सो दैट क्लोज्ड ऑल द डोर्स फॉर सेटलमेंट ऑन कश्मीर और उसने स्टेटस को परमानेंट बना दिया। तो अब उसके बाद से और ये बात पाकिस्तानी आर्मी को भी 65 के बाद पता चल गई कि वो कश्मीर को किसी भी हालत में इंडिया से नहीं ले सकते हैं, एटलीस्ट थ्रू फोर्सफुली टू मिलिट्री मीन्स। तो मिलिट्री मीन्स से वो कश्मीर को नहीं ले सकते हैं इंडिया से। ये बात पाकिस्तानी आर्मी भी बहुत अच्छे से जानती है और जी, किसी भी सिचुएशन में ये कश्मीर विल ऑलवेज रिमेन अ पार्ट ऑफ इंडिया। मैं एजी नूरानी की बुक कई दफा कोट कर चुका हूं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिन्ना साहब को नवंबर 47 में माउंट बैटन की तरफ से जब वो लाहौर आए, ये ऑफर की गई कि हम हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर में प्लेबिसाइट करवा देते हैं, एंड ही रिफ्यूज्ड। जी तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, दे डोंट वांट टू बिलीव दिस। उनके पास आर्गुमेंट कोई नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं नहीं, ये बात गलत है। और इसके अलावा यूएन की रेजोल्यूशंस का भी बड़ा तस्करा होता है, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं, जैसे ये एक इंटरनेशनली नोन फैक्ट बन गया है कि वो रेजोल्यूशन पढ़े बगैर उस पर कमेंट करते हैं।
बल्कि उनकी एडवोकेसी करते हैं। और उस रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन 47 था, मशहूर तरीन जो रेजोल्यूशन है अप्रैल 48 का, उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान विल विदड्रॉ ऑल इट्स Withdraw ट्रूप्स all his forces. एंड ऑल पाकिस्तानीज हु आर नॉट नॉर्मली रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर। तो वो जो है पाकिस्तान ने कभी विड्रॉ नहीं किया। और इंडियन किसी से अगर आप पूछें, वो यही कहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने एक शर्त पूरी नहीं की तो हमने दूसरी नहीं की। तो स्वर्ण सिंह और भुट्टो के जो मुज़ाकरात हुए थे उस पर ब्रीफली बताइएगा। उस वक्त तक भी इंडिया कुछ फ्लेक्सिबल था, और कुछ जो है टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स की भी बात उस वक्त चल रही थी। कितना एरिया था जो इंडिया ने उस वक्त ऑफर किया था? जी, ये जो 1963 में भुट्टो स्वर्ण सिंह टॉक्स हुई थी, उसमें ये था कि लाइक इंडिया वाज रेडी टू कंसीड लाइक अ गुड चंक ऑफ टेरिटरी टू पाकिस्तान, कि किशनगंगा रिवर जो है, नीलम रिवर, उसके नॉर्थ का जितना भी एरिया है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, ताकि मतलब जो लाइक बाउंड्री को एक तरह से यूनिफॉर्म बनाया जा सके। बट भुट्टो कम्प्लीटली रिफ्यूज दिस ऑफर। लाइक वो करीब 8 से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, पर भुट्टो रिफ्यूज्ड, और भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को तो जम्मू तक का एरिया पूरा चाहिए, उससे कम में पाकिस्तान को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो जब आप इतना हार्ड स्टैंड अपनाते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और आप ये चाहते हैं कि इंडिया थाली में लाके आपको कश्मीर दे दे, और फिर जब 65 की जंग हुई उसके बाद से तो सेटलमेंट के सारे डोर्स क्लोज हो ही गए, और उसके बाद से इंडिया ने डिसाइड किया कि अब पाकिस्तान कश्मीर पर अब कोई भी बात नहीं होगी, और 1 इंच ज़मीन पर भी इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो लाइक उसके बाद से तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। और जो प्लेबिसाइट वाली बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को प्लेबिसाइट ऑफर की थी, ये तो एजी नूरानी ने अपनी बुक में कोट किया है, और ये सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस में भी कोटेड है कि खुद खत लिखा था लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को, और उसमें जो उनकी पूरी मीटिंग हुई थी उसको समरी से डिस्कस किया गया था। तो उसी में ये है कि 3.5 घंटा मेरी मीटिंग चली मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और उसमें तीनों ही प्रिंसली स्टेट्स पर बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन हुआ। और जूनागढ़ के बारे में जिन्ना ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, आई वॉज अवर्स इन एक्सेप्टिंग द एक्सेशन ऑफ जूनागढ़, बट वो नवाब बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये लॉजिक जिन्ना ने इतना लेम लॉजिक दिया कि मैं तो नहीं चाहता था, पर वो नवाब बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर तो इसीलिए कश्मीर और जूनागढ़ तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सेटलमेंट होना चाहिए, बट लाइक हैदराबाद को एक सेपरेट नेशन रहना चाहिए, बिकॉज हैदराबाद के लोग नहीं चाहते हैं कि वो इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट रहे, सो इट शुड रिमेन एन इंडिपेंडेंट नेशन। और बाकी जूनागढ़ और कश्मीर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्सेशन होना चाहिए। सो इस तरह के लेम आर्गुमेंट्स और लॉजिक्स जिन्ना ने दिए, एंड दैट काइंड ऑफ क्लोज द doors for a plebiscite in any of the princely states। और उसके बाद फिर जंग चलती रही, और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। और जोधपुर को भी तो जिन्ना साहब ने शामिल करने की कोशिश की थी ना? जी जी और जी, जी, वो क्या स्टोरी है? ये पूरा उन्होंने ब्लैंक लेटर दे दिया था कि आपकी जो जो डिमांड्स हैं वो हम सब मानेंगे, आप बस पाकिस्तान में एक्सीड कर जाइए। और ये उन्होंने कई सारे राजे महाराजाओं को दिया था राजपूताना के, कि आप बस पाकिस्तान में एक्सीड कर जाइए, एंड आप यू हैव अ ब्लैंक चेक, आपकी आप जो चाहेंगे, आपकी जो डिमांड्स होंगी उसको हम जो है रेस्पेक्ट करेंगे, उसको और कंसीड करेंगे। और जोधपुर जो है, इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। जी, 85% हिंदू, यस। तो अब जूनागढ़ पे उनका जो आर्गुमेंट है कि जी चूंकि वहां का जो रूलर था वो इंसिस्ट कर रहा था, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज आर्गुमेंट रियली, यस, कि भाई आपने एक इतना बड़ा फैसला किया, और एक रूलर जो है, जो जिसकी वहां पे कोई खास पॉपुलैरिटी भी नहीं है, उसके कहने में आके आपने ये फैसला कर दिया, जिसको खुद पाकिस्तान में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे एक एम्बेसडर हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर शाहिद अमीन, उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान शोड पुअर जजमेंट इन एक्सेप्टिंग जूनागढ़ एक्सेशन, जी और इस तरह हमारा जो केस था कश्मीर पे वो इरोड हो गया। तो उन्होंने इतना मतलब अजीब है। और फिर देखिए सरदार मसूद खान जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, यूएस में भी एम्बेसडर रहे वो, और यूएन में भी, और एजेके के प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने कहा है कि जी जूनागढ़ की एक्सेशन की जो डॉक्यूमेंट है ना, वो हमारे लिए बड़ी सेक्रेड है, इसलिए कि उसपे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दस्तखत है। सो दैट इज वेरी स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट रियली।
Yes. मैंने एक सेमिनार में ना उनसे इस तरह की बात की जूनागढ़ की ना, उस वक्त तो उन्होंने फौरन डिसमिस कर दिया, नहीं मैं जूनागढ़ की बात नहीं। तो हमारे इतने सीनियर लोग भी जो हैं इन कॉन्ट्राडिक्शंस को अपने जहन में रिजॉल्व नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो बाकी कौम की क्या वो रहनुमाई करेंगे? सो जी ऋषि, यू वांट टू से एनीथिंग इन कंक्लूजन? जी, जो बायसेस होते हैं आपके मन में, आपके दिमाग में, उनको मिटा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट अगर इंसान डिस्पैशनेटली स्टडी करे और चीज़ों को समझने की कोशिश करे, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ सकती हैं और काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। तो यही थैंक करने की ज़रूरत है, डिस्पैशनेटली चीज़ों को पढ़ा जाए, समझा जाए और फिर कंक्लूज़न पर आया जाए। और जब ये चीज़ की जाएगी, तब उन्हें जो गलतियाँ हुई हैं पास्ट की, वो उन्हें समझ में आएँगी और फिर उन्हें रियलिटी पता चलेगी। जी, बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारे मीडिया जो है, मीडिया हाउसेज़ आपस में कुछ कोऑपरेशन शुरू करें, सोशल मीडिया से शुरू कर लें बेशक, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कोई इस तरह का डायलॉग, कोई डिस्कशंस शुरू होनी चाहिए जो शाउटिंग मैचेस ना बने, बल्कि डिस्पैशनेट और कूल हेडेड तरीके से गुफ्तगू हो, तो हम किसी ना किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का खतरा हमारे ऊपर हर वक्त मंडलाता रहता है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। जी, और अवाम की हालत भी जो है दोनों मुल्कों में वो इससे सुधर सकती है। जी। सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो ऋषि। मच। थैंक यू।